Good morning, students. Class 7, Social Science, Chapter number 11, Struggling for Equality. Here is the fourth video, and it is the last video of this chapter. In this video, we will study the last topic and we will try to conclude the chapter. So, let's start the topic. Other forms of struggle. In the previous video, we understood about the struggle of the Twamatasya Sangh people and what kind of problem they have faced and how they protested in front of the government and what they have achieved after the protest. So, in this video, we will study about the other forms of struggle. Let's start our topic. While some people organize themselves against the unfair treatment and meted out टू देम, यानी कि कुछ लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट एंड उस के अगेंस्ट फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है काम करती है और उसके बाद वो एक पूरे स्ट्रगल के बाद या एक लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद वो इक्वालिटी अचीव कर पाते हैं. Other use of power of the pen, voice, dance to draw the attention of the authorities towards their grievance. यानी कि हमेशा बेटा देखो, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया, हमेशा ही प्रोटेस्ट करना सही नहीं होता या प्रोटेस्ट करके ही आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स को ऑन कर पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. और भी अलग अलग तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ऑल दीज एफर्ट्स इंस्पायर अदर पीपल इन सोसाइटी टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स. तो हम लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन राइट स्टोरीज़, वी कैन मेक फिल्म्स, वी कैन मेक डॉक्यूमेंट्रीज, वी कैन परफॉर्म, वी कैन एक्ट, वी कैन लाइक डिफरेंट मोड्स या मीडियम्स हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी बात दूसरों तक या गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं. तो लेट्स स्टडी व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजंस आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग एंड व्हाई वी कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. बेसिकली बेटा अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक किताब है. कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है बेटा, एक सिर्फ और सिर्फ एक बुक है. बट हम लोग जब उसको क्या यूज़ करते हैं कि भैया ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो हम ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो ग्रो करती है. अब वो ग्रो कैसे कर रही है, यानी कि टाइम एंड नीड के अकॉर्डिंगली वो चेंज करती है या अपने आप को मॉडिफाई करती है. मॉडिफिकेशन और चेंजेस कैसे आते हैं, अमेंडमेंट के थ्रू. यानी कि टाइम और नीड के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मॉडिफिकेशन किए जाते हैं जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं कि वो हमारी ही तरह ग्रो कर रही है. क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने 70-75 ईयर्स बैक जो हमने बनाया, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो आज के समय वाले कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है नहीं. उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं. तो वो चेंजेस हमने सोसाइटी में जो टाइमली जो ज़रूरतें आई हैं उसके हिसाब से हमने किया, इसलिए हम उसे लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह अनाउंस करते हैं. Every struggle against the discrimination and other activities that led to the inequalities is a manifestation of the belief among the people that every individual should be treated equally in the eyes of law. हम लोग बेटा एवरी स्ट्रगल, या मैं कहूँ, ध्यान से समझते हैं एक एक वर्ड को क्योंकि हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. एवरी स्ट्रगल अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जितने भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होते हैं उनके अगेंस्ट जितने भी स्ट्रगल या प्रोटेस्ट किए जाते हैं एंड अदर एक्टिविटीज़, चाहे आप प्रोटेस्ट करें, चाहे मूवमेंट करें, चाहे सॉन्ग रिसाइट करें, कोई मूवी के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करें, कोई नाटक करें, कुछ भी आप, या पोएम्स लिखें, कुछ भी आप अपनी तरफ से करते हैं, उसकी वजह या उसके रिटर्न में क्या होता है, दैट लीड टू इनइक्वालिटी इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द बिलीव अमंग द पीपल दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी. और वो बताते हैं इन सब स्ट्रगल्स के बाद कि जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी मैनिफेस्ट कर रही है, जो दिखा रही है, वो सही नहीं है. हर एक व्यक्ति का कानून की नज़रों में या एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दिस बिलीव हैज़ बीन स्ट्रेंथनड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और इस बिलीव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा हम लोग आर्टिकल 14 से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं. और हमारा सबसे पहला जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो शुरुआत ही होती है राइट टू इक्वालिटी से. और इक्वालिटी बिफोर द लॉ सबसे फर्स्ट और सबसे फोरमोस्ट पोजीशन पर रखा गया है. इसके बाद है
Thus, the people who fight for their rights to be treated equally also draw strength from the Constitution of India। यानी कि जो लोग कहते हैं कि भैया हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जैसे कि त्वा मत्स्य संघ लोगों के रिगार्डिंग बात की गई, तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि हम लोग अलग अलग तरह से, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इक्वालिटी देता है, और उस इक्वालिटी के लिए हमें गवर्नमेंट को बताना चाहिए, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि लोगों को इक्वालिटी नहीं मिल रही है, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनको इक्वालिटी देता है, तो गवर्नमेंट को प्रोविजंस बनाने चाहिए या उन प्रोविजंस का ध्यान रखना चाहिए जिनकी हेल्प से उन्हें वो इक्वालिटी मिल सके। इसके अलावा दे refer to it as a living document that continues to be the utmost importance in the modern era। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह देखते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए, जो कि इंडिया में रह रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे मॉडर्न एरा में, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है वैसे वैसे इक्वालिटी के अलग अलग तरीके ढूंढ लिए गए हैं इनइक्वालिटी करने के। तो उस इनइक्वालिटी को इराडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं। And organizations like the Twa Matsya Sangh organize themselves in a hope that their continuous efforts to the magnificent and provisions of the Constitution of India would someday lead to an equal society। और उसी एक होप के साथ त्वा मत्स्य संघ ने अपना पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया, और उनको ये इच्छा दिखाई कि हाँ, हम लोग भी इक्वालिटी ले पाएंगे, मतलब समडे या किसी ना किसी दिन उनके राइट्स को या उनके प्रोविजंस को गवर्नमेंट समझने की कोशिश करेंगे, और कभी ना कभी उनको सोसाइटी में इक्वालिटी मिलेगी। और जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर सिर्फ एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के नाम पर डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट ध्यान रखेगी। इसके अलावा इक्वालिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ एवर इट हैज़ बीन चैलेंज टाइम एंड अगेंस्ट ड्यू टू वेरियस एलिमेंट्स। देखो, जो इक्वालिटी है वो डेमोक्रेसी का बेस है। अगर डेमोक्रेसी में आपके पास इक्वालिटी नहीं है तो शायद आपकी डेमोक्रेसी में रहना या डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करना यूजलेस है, ठीक है। बट अगेन हमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और हम लोग उन चैलेंजेस को फेस करते हैं, उसे ओवरकम करते हैं, और जो सोसाइटी की इनइक्वालिटी है उसे हम लोग इक्वालिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। एंड दीज चैलेंजेस अफेक्ट द पुअर एंड द अदर मार्जिनलाइज सेक्शंस इन द सोसाइटी, द शेड्यूल कास्ट, विमेन, ट्राइबल्स एंड द डिफरेंटली एबल्ड। और हम लोग सोसाइटी में जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है, उनके लिए गवर्नमेंट किस किस तरीके से प्रोविजंस बनाती हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। While some of them manage to organize themselves against the unequal treatment out of them, and other accept it as their fate and hamper of economic and social equality in the country। कई लोग तो ये मान लेते हैं कि सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो उसकी वजह से उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। Thus, as responsible citizen of democracy, we must learn to respect the dignity of every individual। तो हमें, जब हम लोग बेटा इंडिया की बात करते हैं या इंडियन गवर्निंग सिस्टम की बात करते हैं, इंडियन डेमोक्रेटिकल गवर्निंग सिस्टम की बात करें, तो वी शुड लर्न द रिस्पेक्ट। यानी कि हमें क्या सीखना है कि टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन इंडिया। तो हमारे लिए ये ज़रूरी कि हर एक व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ मिले, हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्टफुल लाइफ मिले, वो ज़रूरी है। एंड वी शुड रिफ्रेन आर सेल्व्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग। और हमें कोशिश करनी चाहिए किसी के साथ भी हम लोग किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। एंड ऑन एनी ग्राउंड्स, किसी भी कारण, मतलब किसी भी बेसिस पर, वो ग्राउंड्स क्लास हो सकता है, वो ग्राउंड कास्ट हो सकता है, वो ग्राउंड जेंडर हो सकता है, ठीक है, वो ग्राउंड आपका रिलीजन हो सकता है, वो लैंग्वेज हो सकता है, या प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो हमें किसी भी ग्राउंड्स पर किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एंड मेक कंसिस्टेंट efforts to provide the equal opportunity of growth to everyone। तो वी व्हाट इज़ द लाइक मोस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी में किसी भी बेसिस पर या किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन हो, तो हमें कहीं ना कहीं उसे ख़त्म करने के लिए हमें एफ़र्ट्स करने ज़रूरी हैं।
मूवमेंट करना या ऑर्गेनाइजेशन बनाना एक ओनली वे नहीं है, इट इज़ द वन ऑफ द वे। तो ये एकमात्र तरीका नहीं है, ये बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना अलग अलग वेज यूज़ किए जाते हैं जो कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो वी शुड टेक और वी शुड रिस्पेक्ट द इक्वालिटी, वी शुड नॉट फॉलो और द कंटिन्यू द इनइक्वालिटीज़ प्रैक्टिस इन अ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी पहले से प्रैक्टिस की जा रही है, हमें उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और जो लोग इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, हमें उनके रीजंस को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं उनके लिए एक क्लियर पाथ तैयार करना चाहिए जिसकी हेल्प से वो इक्वालिटी को अचीव कर सके। तो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड the different ways of inequality अदर देन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और द जेंडर इनइक्वालिटी। हमने और भी तरीके देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट कि व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज वी ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एक्सेप्ट और इंक्लूडिंग द जेंडर इनइक्वालिटी एज वेल। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करता है, हमने उसके बारे में भी समझने की कोशिश की। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर।